बैठे बैठे जिंदगी बेकार न कीजिए, जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए। यदि मार्ग रास्ता रोके आसमां तो तैयार हो जाइए आसमां झुकाने के लिए, आसमां झुकाने के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, 11वीं की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम तीसरे पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग कि प्रतिदर्श की विधियां क्या है। कल हमने इस चैप्टर में जनगणना और प्रतिदर्श विधि के बारे में पढ़ा था। जो प्रतिदर्श पढ़ा था हमने, उसकी विधियां, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये आज हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी प्रतिदर्श की 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विधियां हैं। सैंपलिंग करने की 6 विधियां कहाँ देना हम आज के इस कक्षा में करेंगे, इस वीडियोज में करेंगे। वे 6 विधियां सैंपल लेने की कौन सी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हर किसी को जीवन में कहीं कहीं सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली विधि है यादृच्छिक विधि। इसको हम रैंडम विधि भी कहते हैं, RADEM, रैंडम। इंग्लिश में हर कोई जानता है इसको, हिंदी में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। रैंडम का मतलब होता है कि सभी में से कोई भी एक विधि को निकाल, किसी एक को निकालना। बहुत सारी जितनी भी इकाइयां हैं उसमें से सैंपल लेना है, तो सैंपल लेने का ये तरीका है कि उन सभी इकाइयों को इकट्ठा करके आंख बंद करके उसमें से एक निकालना, जो भी चाहिए आपको, जितने भी चाहिए। इसकी 2 विधियां हैं विधि की, एक लॉटरी विधि और दूसरी है तालिका बनाकर विधि। जो लॉटरी विधि है उसमें मैंने जैसे बताया कि आपको एक सिस्टम होता है, या तो सभी आंकड़े जो होते हैं उनको पर्ची बना करके किसी मटके में डाल देते हैं, और जितने हमने प्रतिनिधित्व लेना, सैंपल लेना है 2 या 3, वो हम उसमें से निकाल लेते हैं। जैसे अक्सर लॉटरी निकाली जाती है, जो जितने भी लॉटरियां होती है इसी माध्यम से निकाली जाती है, इसका नाम लॉटरी विधि भी है। और इसके साथ तालिकाएं बनाकर, इसी में एक और है कि उनकी जितने भी हमारे पास आंकड़े उनको पहले हम तालिकाओं में बांट लेते हैं, तालिकाओं में बांट कर उनके प्रतिनिधित्व ले लिए जाते हैं, और इस प्रकार सैंपलिंग इकट्ठा किया जाता है। तो सैंपल लेने के तरीके ये हैं। जब लॉटरी विधि, इसका एक और भी है, आपने पहले भी देखा है कि यदि आप किसी दुकान पे गए और किसी दुकान पर आपने मिठाई की दुकान से रसगुल्ले खरीदने हैं, और आपने रसगुल्ले चेक करने कैसे बढ़िया हैं, अच्छे हैं, खराब है, तो आप वहां लॉटरी विधि का प्रयोग करेंगे। कोई एक रसगुल्ला उनमें से जितने हैं उनमें से उठाएंगे और उसको चक्कर देख लेंगे, और आप पूरे के पूरे का लगा देंगे अंदाजा। तो हम जनगणना विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं करना। जनगणना विधि में तो सारे के सारे ही खा के चेक करोगे तब बात बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता बच्चों। प्यारे बच्चों, इस विधि में दूसरा तालिका विधि, जो आंकड़े हमारे पास उनको तालिकाओं में बांट दिया जाता है, और तालिकाओं के आधार पर उनमें से आंकड़े लिए जाते हैं। इस विधि के फिर गुण क्या है? पक्षपात नहीं है, क्योंकि जब आपने लॉटरी विधि से अपनाया है तो किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, तो वो तो बाई चांस कोई भी इकाई इसमें शामिल हो सकती है। सैंपल लेने में आपने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, सभी को समान अवसर दिए, सबको समान अवसर मिले हैं चुनने का। जब हम प्रतिनिधित्व चुनते हैं पूरे समग्र में से, तो हर इकाई को उतना ही अवसर मिला है, लेकिन वो बाई द वे कौन सी आगे आ जाती है वो एक अलग बात है, उसमें आ जाती है। दूसरा है समग्र को अवसर। इसका गुण है कि इसके चुनाव में समग्र को पूरे के पूरी इकाइयों को उतना ही प्रतिनिधित्व, हर एक इकाई का समान अवसर मिला है। और तीसरा है शुद्धता। जो लॉटरी या तालिकाएं बनाकर हम जो रैंडम विधि है, इस विधि में हम शुद्धता भी होती है। क्यों? क्योंकि जब सारी इकाइयां एक जैसी हैं तो उनमें से जो हम आंकड़ा लेंगे वो लगभग शुद्ध ही आएगा, उसमें शुद्धता
की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर 4, ये बड़ी सरल है, आसान है, इसमें सैंपलिंग लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। आपने पता है कि आपको देखोगे मंडी के अंदर जब बोली वगैरह लगाते हैं तो आड़ती वगैरह जो भी बोली दाता होते हैं तो उसमें से कुछ गेहूं निकाल करके हाथ में लेकर के सैंपल लेकर के कहीं से भी सैंपल लेकर के उसका अंदाजा पूरे ढेर का लगा लेते हैं। तो ये बड़ी सरल भी है और उसमें मेहनत भी कम लगती है। यदि हमें सारे गेहूं देखनी पड़े, पूरा एक ढेर है 25 मन का ढेर, यदि सारे को हमने जांच करना पड़े तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन सैंपल लेने में उसमें थोड़ा सा लिया और देख के कहीं से उठा के चेक करके बड़ा सरल काम है। अवगुण है इसके विषय कुछ, इसकी जहां किसी वस्तु के गुण होते हैं वहां उसके अवगुण भी होते हैं। इसके अवगुण क्या है? पहला गुण है उचित प्रतिनिधित्व नहीं। उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता, कब नहीं करता? जब इसमें समान इकाइयां नहीं है। हो सकता है कि मान लिया हमारे पास लाल हरी पीली गोलियां हैं, उनमें से लाल ज्यादा है और हमने उचित प्रतिनिधित्व निकालना है, लेकिन जब हम सैंपलिंग ले रहे हैं उनमें से किसी मटके में या किसी डब्बे में डालकर निकालें, हो सकता है हमें सबसे अधिक हरी गोलियां हैं और जो हमने सैंपल लिया उसमें हरी कम आ जाए और पीली ज्यादा आ जाए, तो इसलिए उचित प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। अगला है महत्वपूर्ण इकाइयों को शामिल करना आवश्यक हो। ये विधि वहां बड़ी अवगुण है। कई बार क्या होता है कि कोई न कोई तो एक आधी इकाई ऐसी होती है जिसको हमें सैंपलिंग में लेना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है, लेकिन इसका अवगुण है कि हम उस विधि उसको इकाई को नहीं ले पाएंगे, उस इकाई को हम छोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो इकाई उसमें शामिल हो। तो ये इसके अवगुण थे। अब चलते हैं हम दूसरी विधि पर। ये हमारी पूरी होगी। दूसरी विधि क्या है? सविचार प्रतिदर्श। जैसे कि नाम से सविचार, विचार सहित सोच विचार कर इच्छानुसार जो अनुसंधान करता है, पूरे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में से जब अपना सैंपलिंग करता है तो सैंपलिंग करना अपनी इच्छा के अनुसार कर लेता है। जैसा उसको अच्छा लगता है, संभव लगता है, वो उस विचार करके बढ़िया तरीका लगता है उसके अनुसार कर लेता है। इसके गुण क्या है? इसके गुण एक कम खर्चीली होती है क्योंकि उसको अपने हिसाब से करने हैं, सरल होती है, आसान है विधि करने में, कोई दिक्कत नहीं है, उपयोगी है। उपयोगी इसलिए क्योंकि हम जिस इकाई को महत्व देना चाहते हैं दे सकते हैं, जिसको छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ सकते हैं, उसके अनुसार हम प्रतिनिधित्व ले सकते हैं। जैसे हमने कक्षा में से कि कहीं बार 2 बच्चे भेजने हैं, पूरी कक्षा में 52 बच्चे और 2 भेजने हैं, तो हमने यदि अपनी इच्छा से सुविधा अनुसार है तो 2 बच्चे हम अपनी इच्छा से अनुसार जो 4 बच्चे उनको निकाल करके भेज देंगे। लेकिन लॉटरी विधि में हो सकता है कि दोनों रकम में बच्चे लॉटरी में विधि से निकल आए, उनका वो प्रतिनिधित्व नहीं ठीक होगा। अगला अवगुण। अवगुण में नंबर 1 पक्षपात। अवगुण इसमें पक्षपात क्या है? पक्षपात की संभावना रहती है। जो सोच विचार करे हैं तो वहां आदमी पक्षपात कर लेता है। अनुसंधान करता देखता है अपने फायदे के लिए, अपने फायदे वाली बात को सोच करके इकाइयों के साथ पक्षपात कर सकता है। बड़ी संभावना पक्षपात की बनी रहती है। अविश्वसनीय आंकड़े, सविचार विधि अविश्वसनीय है क्योंकि इसमें पक्षपात ज्यादा हुआ है, मौलिक नहीं है और उसमें इसलिए इस पर विश्वास कम किया जाता है। अगला है सत्रित प्रतिदर्श या मिश्रित विधि। जैसे कि नाम से सब पता लगता है कि मिश्रित यानी मिश्रण इन दोनों विधियों का, इस विधि का और इस विधि दोनों का मिश्रण करके 1 + 2 = 3 यानी दोनों को जोड़ के ये तीसरी विधि बनाई गई है, जिसलिए इसको मिश्रित विधि का नाम दिया गया है। इस विधि का में पहले कुछ ग्रुप बना करके, ग्रुपों में से विचार करके ग्रुप बना लिए जाते हैं, फिर उसमें से लॉटरी के तरीके से निकाला जाता है। और इसके गुण क्या रहेंगे? अधिक प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि पहले हमने उनके गुणों के आधार पर उनका ग्रुप बना लिया है, इसलिए अधिक प्रतिनिधित्व करेगी। तुलनात्मक अध्ययन सही करेगी क्योंकि तुलना करने में सहायक है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप वाइज निकाले गए हैं, एक ग्रुप में से कौन से, बी में से कौन से, सी में से कौन सी है। उदाहरण के लिए एक स्कूल में 5 सेक्शन है और हर सेक्शन में से कितने कितने बच्चे लिए गए हैं। यदि हम पूरे के पूरे 5 सेक्शनों से यदि हम बच्चों की काउंटिंग करें, कुल 6 बच्चे लेने हैं तो हो सकता है वो एक ही सेक्शन के आ जाए, लेकिन हमने पहले सोच विचार करके सेक्शन बनाए और बच्चों के फिर उसमें से लिए गए, तो इसलिए विश्वसनीय भी है। तुलनात्मक में अध्ययन में आसान है। अर्थपूर्ण इकाइयां होती हैं ये। अवगुण क्या है इसके? अवगुण है सीमित क्षेत्र में ये कामयाब है, ज्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में नहीं, क्योंकि यदि ज्यादा काफी बड़ा क्षेत्र होगा तो वहां पर हमें इच्छा अनुसार ग्रुप बनाने में बड़ी दिक्कत होगी
इसलिए बड़ी परेशानी आएगी, इसका अवगुण है। दूसरा, पक्षपात की संभावना रहती है। जो हम जहां ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में हम अपनी पसंद की इकाइयां फिट कर लेते हैं, इसलिए पक्षपात की संभावना बनी रहती है। अधिक छोटे भाग में संभाव नहीं, जहां पर ग्रुप नहीं बना सकते हम, बिल्कुल एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें ये विधि कामयाब नहीं है। वहां पर ये विधि, ये इसका अवगुण है, ये इसका दोष है कि छोटे ग्रुप के लिए उपयुक्त नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी विधि हो गई, ये होगी, ये होगी। अब इस पे आते हैं, व्यवस्थित प्रति 10। बेटा प्रश्न आधा तो उसके अंदर ही प्रश्न जो का उत्तर होता है वो प्रश्न के अंदर ही छुपा होता है। जैसे कि इस विधि में लिखा व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब होता है व्यवस्था के अनुसार, जचा करके, व्यवस्था बना करके, संख्या के आधार पर, भौगोलिक आधार पर या वर्णात्मक आधार पर इनके ग्रुप बनाए जाते हैं और उसके आधार पर हम उसमें से सैंपलिंग करते हैं।